दोस्तों, स्वागत है आपका यूजी नेट JRF विद नमिता चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री क्लास के नोट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेकिन इसके पहले जो है मैंने ऑलरेडी 11 क्लास दे चुकी हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप उस क्लास को अवश्य देखेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो शासन काल है वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का होता है। जिसकी जानकारी का स्रोत जो है हमें कहाँ से मिलती है? पहला इसका जो है साहित्यिक स्रोत है, दूसरा इसका विदेशी विवरण है और तीसरा जो है इसका पुरातात्विक स्रोत है। यानी कि 3 ऐसे जो हैं रिसोर्सेस हैं जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है साहित्यिक, यानी कि जो हमारा लिटरेचर है, जो लिटरेचर रिसोर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा साहित्य सागर, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य और बौद्ध साहित्य जिसमें हम देखते हैं दीपवंश और महावंश, और जैन साहित्य जिसमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र और आवश्यक सूत्र, हेमचंद्र का परिष्टि परवर्मन। यानी कि ये जो जितने भी आपको हैं ये सबके सब आपके साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें हमें बौद्ध धर्म, जो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा विदेशी विवरण है जिसके बारे में हम नीचे देखेंगे। और तीसरा हमारा जो है पुरातात्विक स्रोत है जिसमें हम अशोक के अभिलेख को देखते हैं, जूनागढ़ का अभिलेख जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील बनवाएगा जो जूनागढ़ में, उसके बारे में काली पॉलिश वाले मृदभांड मिलते हैं और आहत मुद्रा मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो जानने के जो स्रोत हैं। जो विदेशी विवरण है उसमें हम देखते हैं जो स्ट्रैबो हैं जिनकी पहचान जो है किससे की जाती है? सेंड्रोकोटस से की जाती है। और इनका जो नाम सेंड्रोकोटस है इसकी पहचान जो है जो हमारे स्ट्रैबो हैं वो करते हैं कि इन्हीं का नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन एरियन ने भी सेंड्रोकोटस को क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य बताया है। यानी कि जो भी यूनानी जो लेख लिखे गए हैं उस यूनानी लेख में चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य न कहकर उन्हें जो है सेंड्रोकोटस कहा गया है। लेकिन लोग जो है बहुत समय तक ये समझते रहे कि सेंड्रोकोटस नाम का कोई और राजा था। लेकिन बाद में जब जस्टिन एरियन और स्ट्रैबो नामक जब इतिहासकार आते हैं और जब वो अपनी जब लेख लिखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि जो सेंड्रोकोटस है वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जो प्लूटार्क हैं, डाइमेकस, डायनोसियस और मेगनिस्थ, ये जो हैं ऐसे इतिहासकार हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है अपना स्रोत लिखते हैं और बताते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे कि अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे कि अशोक के जो मुख्य रूप से कितने अभिलेख थे? जो 40 अभिलेख थे। उस 40 अभिलेख में हम देखते हैं कि अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो जो हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यानी कि इसके पहले जो भी अभिलेख लिखे जाते थे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो प्राकृत या पाली भाषा में लिखे जाते थे, क्योंकि बौद्ध या जैन धर्म की जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत ही थी और वहाँ के आम जन की भाषा भी पाली और प्राकृत थी। इसीलिए लोग जो है जितने भी अभिलेख जो मिलते हैं वो पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। लेकिन जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो पहला ऐसा अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत भाषा में मिलता है। अशोक के समय सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था तुषारप्रियवन, उन्होंने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण कराया था। और स्कंदगुप्त ने भी इसका क्या करवाया था? स्कंदगुप्त जो हमारे गुप्त काल के होते हैं उन्होंने जो है इसका जो है और स्कंदगुप्त का जिन्होंने रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका पुनर्निर्माण करवाया था, वो जो है गुप्त काल के जो एक शासक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन ने भी जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। और उनके जो गवर्नर थे उनका नाम था सुबिशाख्य और उनके पुत्र का नाम जो था वो परदंत था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो जब उसकी स्थापना हो गई थी तो उसका साम्राज्य जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये जो है उत्तर में हम कश्मीर देखते हैं और पूर्व में आपको बंगाल को देखते हैं और पश्चिम में जो है ये ईरान, यानी कि एरिया जिसमें हम 4 को मुख्य रूप से देखते हैं, जिसमें एरिया, हेरात जो है, आराकोसिया, कंधार, जिड्रोसिया, बलूचिस्तान को, और जो है आपका पेरियोपोनिसंदार यानी कि काबुल को देखते हैं। और दक्षिण में आपका उत्तरी मैसूर यानी कर्नाटक को देखते हैं। और जिस मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो हमें तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है अहनानूर और मुर्नानूर्म से भी मिलती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोहगौरा जो ताम्रपत्र है जो गोरखपुर से हमें मिलता है, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में जब अकाल पड़ा था तो उस समय जो है उन्होंने जो है वहाँ पे लोगों के लिए भलाई के लिए जो है अनाज का भंडार खोले थे। तो उसके बारे में जो जानकारी हमें जो है सोहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। महानस्त अभिलेख से हमें बांग्लादेश के बोगरा जिला से मिलता है, यानी कि जो हमारा महास्थाना अभिलेख है वो हमें जो है बांग्लादेश के बोगरा जिला से मिलता है। अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो पुरुष शैली में लिखी गई है। और अर्थशास्त्र जो है जिसे हम प्राचीन राजनीतिक एवं दार्शनिक ग्रंथ के रूप में जानते हैं। जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें 15 अधिकरण यानी कि भाग जो है 15 भाग हैं, उसमें 180 प्रकरण यानी कि उपभाग हैं और 600 श्लोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो है जिसमें हमें गुप्तचर प्रणाली के बारे में भी उल्लेख मिलता है और यह प्रथम ग्रंथ है जिसमें हमें महामार्ता स्पर्प अधिकारी के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र ही एक जो पहला अधिकरण है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा का अनुशासन है वो किस प्रकार होना चाहिए। और इसके दूसरे अधिकरण में हमें 26 अध्यक्ष के बारे में जानकारी मिलती है जो मौर्य साम्राज्य में जो शासन प्रशासन का कार्य है उसको संभालने और जिम्मेदारी उठाते थे। और जो इसका छठा अधिकरण है उसमें जो हमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो इसके मुख्य अधिकरण हैं जिसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं उन जो अधिकरणों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो छठा अधिकरण है जिसको हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसको याद करने का जो ट्रिक है जिसका नाम है ध्रुव अमीरा कोश। तो ध्रुव अमीरा कोश का मतलब ध्रुव का मतलब दुर्ग और व का मतलब बल और अमीरा में अ जो होगा आपका अमात्य होगा, मी जो आपका मित्र होगा और रा आपका राज्य होगा और छौवा जो आपका यानी कि कोश है जो वो छौवा होगा और सातवां आपका राष्ट्र होगा। यानी कि जो छः हैं वो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो 7 चीज़ें हैं उसको जो है मजबूत होना चाहिए, तभी एक साम्राज्य जो है वो अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में जो है उभर कर सामने आ सकता है। ऐसा जो है हमें जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र है उससे हमें जो उसका छठा अधिकरण है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। जहाज रानी का पहली बार उल्लेख भी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलता है। अब हम देखेंगे कि अशोक का जो अभिलेख है वो कहाँ कहाँ मिला है और किस भाषा में मिला हुआ है और उसकी क्या विशेषता रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का जो अभिलेख है यानी कि जो हमारा भारत है, भारत जो दक्षिण भारत है वो दक्षिण भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं अशोक का उसमें हम देखते हैं जो मास्की है, निट्टूर है, गुर्जरा है और एक और है जिसको हम उद्गोलन के नाम से जानते हैं। तो जो उद्गोलन है इस तरीके से यहाँ जो आपको अशोक नाम उल्लेखित मिलता है, यानी कि केवल यही एक 4 अभिलेख हैं जहाँ हमें जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त के मौर्य के जो तीसरे जो थे यानी उनके पोते जो थे जिनका नाम अशोक था, तो उन्हीं के द्वारा जो अभिलेख हैं ये उन्हीं के अभिलेख हैं। ऐसे हमें बस केवल 4 ही अभिलेख में जानकारी मिलती है और बाकी वो जितने भी अभिलेख हैं उससे हमें जो है प्रियदर्शी देवा नाम प्रियदर्शी के जो है नाम मिलते हैं, जिससे कन्फ्यूजन होती थी कि ये जो है अलग कोई शासक होंगे। लेकिन बाद में जब ये 4 हमको मिलते हैं, जब 4 अभिलेख हम लोग को देखने को मिलते हैं तो तब जाके स्पष्ट होती है कि सारों के सारे जितने भी अभिलेख हैं जिसमें देवा नाम प्रियदर्शी भी शामिल हैं वो जो है अशोक के अभिलेख थे और देवा नाम प्रियदर्शी जो है अशोक ने जो है उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराणों में जो है अशोक का क्या नाम मिलता है। तो जितने भी पुराण हैं उस पुराण में अशोक का नाम हमें अशोक वर्धन मिलता है और अभिलेखों में अशोक का नाम ईरानी शैली में हमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। और अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक जो है उज्जैन का क्या था, राज्यपाल था। कलहड़ की रास रणंगरी में हमें अशोक को शिव का उपासक बताया गया है और बिस्तता नदी के किनारे अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। यानी कि जो कश्मीर का आज हम श्रीनगर देखते हैं उस नगर की स्थापना बिस्तता नदी के किनारे अशोक ने ही की थी, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और श्रीनगर में जो शैव मंदिर है जिसका नाम है ब्रजेश्वर, उसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। अशोक जो है ऐसा देखा जाता है कि जो कलहड़ का जो रास रणंगरी है जो उसके इतिहास में लिखा गया है कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले एक शैव उपासक थे, यानी शिव जी की उपासक के रूप में वो जाने जाते हैं। अभिलेखों में हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभिलेखों की खोज किसने की थी। जो अशोक के जो अभिलेख है उसकी खोज जो है टी फेंथलर ने की थी और जो इसको सबसे पहले जिन्होंने पढ़ के जो उपलब्धि हासिल की थी उसका नाम है जेम्स प्रिंसिप। और इन्होंने जो ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे उनको इन्होंने पढ़ने में सफलता पाई थी। और अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले हैं हमें, कुल 13 शिलालेख मिले हैं और जिसमें से जो 40 अभिलेख में हमें कितने मिले हैं, केवल 13 ही शिलालेख मिले हैं। और जो है
अभिलेख में एकमात्र रानी कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जो हमें प्रयागराज से मिलता है। यानी कि अशोक के अभिलेख में उनकी कितनी रानियाँ थी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उनके जो एक प्रयागराज का जो उनका अभिलेख है उसमें ही बस जानकारी मिलती है कि उनकी जो प्रिय पत्नी थी जिनका नाम था कारुबाकी, और उनके जो कारुबाकी से जो पुत्र होते हैं जिनका नाम तीवर है, इसके बारे में ही हमें अशोक के शिलालेख से जानकारी मिलती है। जो अशोक के शिलालेख में प्रथम शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है कि वो जो है सामाजिक कुस्तों और पशु बलि पे जो है रोक लगा दे देते हैं। जो द्वितीय शिलालेख है उसमें जानकारी मिलती है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, यानी अशोक जो है समस्त प्रजा को अपनी संतान कहते हैं। और जो है जो द्वितीय शिलालेख है उसी में हमें केरल पुत्र, सदीपुत्र, चोल, चेर, पांड, ताम्रपड़ी और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। और लोक कल्याण और मानव चिकित्सा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जो अशोक का जो तृतीय शिलालेख है उसमें हमें रजकों की नियुक्ति, सजा एवं पुरस्कार युक्त प्रादेशिकों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का जो पांचवा अभिलेख है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, और महामात्र जो है उनके आदेश पर प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वो अपने देश का राज्य का दौरा करते थे और वहाँ के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करते थे। और मौर्यकालीन जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है, हमें किसमें मिलता है, 5वां शिलालेख में मिलता है। जो 11वां शिलालेख है जिसमें हमें धम्म विजय की विशेषताएं और धम्म दान ही सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में जानकारी मिलती है। 12वां शिलालेख से हमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि लेख का मतलब क्या होता है। तो लेख का मतलब होता है लिखना, लेकिन लिखना कहाँ पर है और कैसे है, कहाँ पर और कैसे। तो कहाँ पर में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिखे गए हैं लेख। वो धातु पर लिखे गए जिसे हम धातु लेख कहते हैं, कागज़ पर लिखे गए कागज़ उसको पत्र कहते हैं, जो पत्ते पर लिखे गए उसे हम भोजपत्र में देखते हैं, जो स्तंभ पर लिखे गए उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं, और जो पत्थर पर लिखे गए हैं उसे हम शिलालेख कहते हैं। यानी कि जो जितने भी हम शिलालेख देखते हैं तो शिलालेख पे जो लिखे गए हैं उसको हम यानी कि पत्थर पे लिखे गए के रूप में जानते हैं। अब कैसे लिखना है, तो उकेर कर लिखा गया है, यानी कि उस पर जो है उत्कीर्ण किया गया है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें हम देखते हैं कि अशोक में धम्म विजय की बात की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में भेजा और संघमित्रा महेंद्र को श्रीलंका के राजा तिस्त के पास में, और ये कह के भेजा कि मैं तथागत का शिष्य बन गया हूँ। तथागत का मतलब अर्थात तथागत का जो अर्थ होता है यानी कि वो बुद्ध जो हैं उनके जो शिष्य बन गया हूँ, ये कहकर जो है वो अपनी पुत्री और अपने बेटे को जो है श्रीलंका के जो राजा थे उनके पास भेजते हैं। और जो है 5 सीमांत यानी कि जो 5 उनके जो सीमा के जो राज्य थे उस राज्य में भी अपने दूत भेजते हैं और बताते हैं कि वो जो है अब तथागत यानी बुद्ध के जो शिष्य बन गए हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है वो ऐसे राज्यों में जो है अपने दूत को भेजते हैं। और मध्यम को हिमालय भेजते हैं। कलिंग युद्ध एवं परिणाम से यानी जो कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, उसी में जो है इनको अपने ग्लानि होती है जब इतने सारे लोगों का नरसंहार हो जाता है तो ये बहुत क्षुब्ध रहने लगते हैं। और उसके बाद ही जो है ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किए होते हैं। कलिंग का जो प्रशासनिक विभाजन है वो 2 भागों में था। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जो थी वो जौगढ़ थी। कौन कहाँ गया यानी कि जिन्होंने जो है किनको कहाँ कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इन्होंने मंझझंतिका को भेजा था। कहाँ भेजा था? कश्मीर और कंधार में। महादेव थेरा को इन्होंने कहाँ भेजा था? महादेवथेरा को इन्होंने महिषमंडला मैसूर में भेजा था। रक्षित थेरा को इन्होंने बानावासी उत्तर कानरा में भेजा था। और इन्होंने यूनाथम रक्षिता को अपरांत का गुजरात सिंध में, और महाधम रक्षिता को महारथा महाराष्ट्र में, महारक्षिता को ग्रीस में, और सेना एवं उत्तरा को सुवर्णभूमि म्यांमार में। अशोक का जो पहला अभिलेख है जिसमें हम देखते हैं कि जो सहबाजगढ़ी मानसरेहर अभिलेख है वो हमें खरोष्ठी लिपि में मिलती है। यानी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो सहबाजगढ़ी और मानसरेहर का जो अभिलेख है वो किस भाषा में मिला है, तो वो जो हमें खरोष्ठी लिपि में मिली है। तक्षशिला और लघमान से जो हमें लिपि मिली है यानी जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो हमें अरमाइका लिपि में मिली हैं। और शेर ए कूना जो अभिलेख मिला हुआ है इस अभिलेख में हमें अरमाइका और ग्रीक लिपि में जो है अशोक के अभिलेख जो मिले हुए हैं। लघु स्तंभ लेख में हम देखते हैं कि जिन स्तंभों पर राज की घोषणाएं उत्कीर्ण थी वो साधारणतः उनको लघु स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है। जो लघु स्तंभ लेख है उसमें हम देखते हैं सांची,
रुमनदेई, निगली-विलिया और कौशाम्बी सारनाथ। और कौशाम्बी और सारनाथ में हमें ये जानकारी मिलती है कि संघ में विभेद को रोकने के लिए सारनाथ और सांची स्तूप को क्या किया गया था, जारी किया गया था अशोक के द्वारा कि जो है बौद्ध धर्म में जो है अब जो है किसी भी प्रकार का फूट जो है वो न पड़े। इसके लिए जो है उन्होंने सांची और सारनाथ में जो है अभिलेख जो है अपने उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक का जो गुहा लेख है उसमें हमें धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक होने के बारे में जानकारी मिलती है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो बाकी धर्मों की अवहेलना करते थे, ऐसा कदापि नहीं है। ये जो है इसकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, अशोक का जो गुहा लेख है कि सभी धर्मों के प्रति जो है आदर सम्मान जो है वो करते थे और ये जो पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णु थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनका प्रशासन था वो हमें जो है मिलता है कि प्रशासन जो था मंत्रीगण मंत्रिपरिषद था। मंत्रिपरिषद में हमें 4 सदस्य मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं पुरोहित, सेनापति, युवराज, सन्निधाता। तो ये 4 जो थे इसको हम मंत्रिगण कहते थे, यानी कि आज का जो हम कैबिनेट मंत्रालय देखते हैं वो, और मंत्रिपरिषद जो हम आज का संसद सभा देखते हैं उसको हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते थे। और इनका जो मंत्रिपरिषद थे उनका वेतन जो है 12,000 पड़ था। चांदी का पड़ का मतलब होता था चांदी का सिक्का। और जो मंत्रीगण थे जिस यानी कि जो आज का कैबिनेट मंत्रालय है उसका जो वेतन था वो 48,000 पड़ था। और इनका जो है अमात्य जो था वो उच्च अधिकारियों का क्या था, समूह था। अर्थशास्त्र में हमें 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है जिसमें जो है सबसे पहले महामात्य आते हैं और महामात्य के बाद हमें 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। और 27 जो हमारे अध्यक्ष थे उसके नीचे आते थे अमात्य, और अमात्य के नीचे आते थे यानी जो अमात्य थे उनका जो कैसे चयन होता था, तो एक परीक्षा होती थी जिसको हम उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। यानी कि जो अर्थशास्त्र में हमें 18 तीर्थों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें जो है हमें इनमें सबसे जो ऊंचे पद पे थे उनको महामात्य, उसके जो नीचे थे उनमें 27 अध्यक्ष होते थे। और इस 27 अध्यक्षों में जो है अलग अलग क्या होते थे, अमात्य होते थे। और जो इन अमात्यों का जो चयन है वो एक परीक्षा का नाम था जिसका नाम था उपधा परीक्षण। जैसे आज का सिविल सर्विस उसी तरीके से ये उपधा परीक्षण होता था और इस तरीके से लोगों का चुनाव होता था और जो लोग हैं इस मंत्री जो परिषद है इसके जो है अध्यक्ष बनते थे। 18 तीर्थ में हम क्या देखते हैं कि पहला है पुरोहित, दूसरा युवराज, तीसरा सेनापति, चौथा है समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब जो राजस्व इकट्ठा करता था, और 5वां है आपका सन्निधाता यानी कि राजकोष। तो इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद जो हमारा है हम देखते हैं जो छठा है जिसमें हम देखते हैं प्रतिष्ठा को। तो प्रतिष्ठा जो था आपका ये फौजदारी मामलों को देखता था। और 7वां जो है आपका नायक है जो युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करता था। 8वां आपका करमिंतक है जो कारखानों का मुखिया होता था। 9वां आपका व्यवहारिक है जो दीवानी मामलों का न्यायालय का देखता था। 10वां आपका दुर्गपाल है किलू का रक्षक। 11वां आपका नागरक है, नगर का अध्यक्ष को हम नागरक के रूप में जानते थे। और 12वां आपका आटविक है यानी जंगल का अधिकारी। 13वां दंडपाल है, सेना के राज्यों का साजो सामान देखता था। 14वां आपका अंतपाल है, सीमा रक्षक। और 15वां आपका प्रशस्ता है, सरकारी दस्तावेज रखने के लिए। 16वां आपका द्वारिक होता था जो राजमहल का रक्षक होता था। और 17वां आपका अंतवेर्षिक होता था यानी कि अंगरक्षक। और 18वां आपका मंत्रिपरिषद होता था यानी जो मंत्रिपरिषद थे उसके मुखिया को हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते थे। अब हम अध्यक्षों को देखेंगे कि कौन कौन अध्यक्ष थे, क्या क्या उनका काम था। तो पहला है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सीताध्यक्ष का मतलब क्या था, पर्याध्यक्ष का मतलब क्या था। तो ये जो है कॉन्सेप्ट याद करने वाली है। जो सीताध्यक्ष है वो सरकारी भूमि और राजकीय भूमि देखते थे। जो पर्याध्यक्ष है वो व्यापार और वाणिज्य देखते थे। जो पौत्याध्यक्ष है वो माप तौल देखते थे। जो रूपाध्यक्ष है वो मुद्रा की जाँच देखते थे यानी इनको रूपदर्शक के रूप में जाना जाता था। जो अक्राध्यक्ष हैं वो खनन विभाग से जुड़े थे। जो संस्थाध्यक्ष हैं वो सड़क निर्माण से जुड़े थे। जो लक्षाध्यक्ष थे जहाँ मुद्रा ढाली जाती थी। और जो देवता अध्यक्ष है उसमें हम धार्मिक मामलों को देखते हैं। और गणिकाध्यक्ष में हमें क्या मिलती है, जो वेश्या के जो मुखिया होते थे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो गणिकाध्यक्ष थे। और 10वां है आपका, उसको कहते हैं नवाध्यक्ष यानी जो नौसेना के जो अधिकारी होते थे। और जो 11वां है आपका, उसको हम देखते हैं जो मुद्रा रक्षक यानी कि पासपोर्ट विभाग के बारे में जानकारी मिलती है। और 12वां जो है आपका, उसमें जो है हमें विधि जो हमारे विविधाध्यक्ष हैं जिसमें हमें चारगाह के बारे में जानकारी मिलती है। और जो आपका 13वां है जिसमें हम सूत्राध्यक्ष को देखते हैं। सूत्राध्यक्ष का मतलब होता है कपड़ा विभाग।
तो इस तरीके के आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम प्रशासन विभाजन को देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें तो आप जो है वीडियो देखिए, क्लास और नोट्स बनाइए और रिवीजन जो है अपना जारी रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।